Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. And in this session, we're gonna cover one of the heated topic again that PM cares is entirely different from NDRF, right? The apex court gave in its judgment. The second, we'll talk about the different generations of bioethanol fuel. Third, during the Independence Day speech, the Prime Minister of the country said that उन्होंने एक कमेटी की गठन की है जो रिकन्सिडर करेगी महिलाओं की न्यूनतम आयु शादी के लिए. That is, minimum age of marriage for the women would be reconsidered. So we'll look into the statutory backing for all these. And fourth, we'll talk about India and Israel's cultural agreement that has been recently signed. So we'll look into some of the provisions of that also, right? So let's begin for the day. पीएम केयर फंड जो है वो एनडीआरएफ से एक डिफरेंट है और इस सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया. इशू ये था कि मिस्टर प्रशांत भूषण लेड एनजीओ ने एक पीआईएल दर्ज किया था कि ये पीएम केयर्स जो है वो कैग के एम्बिट में क्यों नहीं है. वाई इज़ इट आउट ऑफ कैग एंड वाई इज़ इट 100% टैक्स फ्री. ये इसमें सवाल किया था, एक पीआईएल दर्ज किया था. तो इस पीआईएल के दर्ज के रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट सुनाया जिसपे उन्होंने अपने जजमेंट में बताया कि इट इज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ कैग एंड ऐसे कोई ओकेजन नहीं बनता है कि वो कैग के एम्बिट में आए क्योंकि इस पर बजटरी सपोर्ट जो सरकार के पैसे है वो नहीं लग रहा है. ये वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल है एंड इट इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट्स मनी. देयरफॉर इट इज़ आउटसाइड द एम्बिट ऑफ कैग. कैग इसे ऑडिट नहीं करेगी क्योंकि इस पर सरकार की तरफ से पैसे नहीं लग रहे. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो द आर्टिकल दैट डील्स विद द कैग, द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द कैग, राइट. सेकेंडली उन्होंने दूसरा ये भी बताया कि जो एक आइडिया चल रहा है, एक पैरेलल आइडिया चल रहा है कि एनडीआरएफ इज सब्जेक्टेड टू ऑडिट. सो इन ऑर्डर टू स्केप दैट ऑडिट एक पीएम केयर्स की कॉन्स्टिट्यूट हुई है 27 मार्च 2020 में. दैट इज सरकमवेंट टू एनडीआरएफ, राइट. बट टू इसे कोर्ट ने टोटली डिसमिस किया ये आइडिया को कि ऐसी कोई बात नहीं है. एंड थर्डली कोर्ट ने रिफ्यूज़ भी किया कि ट्रांसफ़र हो पैसे पीएम केयर्स से एनडीआरएफ में. इट सेड देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज़. NDRF is for under Disaster Management Act 2005 to fight against a calamity, and PM CARES is meant to fight against this particular pandemic, right? So these two are two different entities and should not be merged, right? एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीआरएफ में भी लीगलाइज कर दिया है. उसकी अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं होगी, कोई रोक नहीं होगी अंडर सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. दिस इज नीड टू बी केयर. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है जो मैंने डाल रखा है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. एंड फंड्स फ्रॉम एनडीआरएफ फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 46 आर प्रोवाइडेड फॉर सेंट्रल एंड स्टेट बजट्स. और एनडीआरएफ की जो फंड्स आती है वो सेंट्रल और स्टेट बजट में दी जाती है. किस लिए दी जाती है? टू कम्बैट द वेरियस कैलामिटीज़. लाइक कभी वेस्ट बंगाल में अफवाह आया था तो उसे काउंटर करने के लिए फंड्स दी गई थी, राइट. सेक्शन 46 इज़ इम्पॉर्टेंट. इट इज़ सेक्शन 46 के तहत एनडीआरएफ बनी है ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 19 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ओके. Next, this is just a summary. I have tried to put some of the important observations of the apex court over here. You can just go through and that will give you some important points to write in your answers. The first generation and the second generation bioethanol point. तो मामला क्या है कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने अपने टारगेट सेट किए कि 10% ऑफ बायोइथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोलियम में 2020 तक एंड जो उसे हम रेस करेंगे 20% तक 2030 में इथेनॉल ब्लेंडिंग. ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत का कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके, भारत का कार्बन एमिशन घट सके. और भारत जो कि काफ़ी डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, जो हमारे इंपोर्ट बिल का एक मेजर जंक पार्ट ऑफ आवर इंपोर्ट बिल इज इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल्स, राइट. So in order to reduce that, India is trying to make efficient fuels, right? So ethanol blending is one of the part of efficient fuel with reduced carbon footprint. इसमें से टेकअवेज क्या क्या है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन प्लांट्स जो है
वो ब्लेंडिंग के लिए है अभी फ़िलहाल, मेकिंग फॉर बट चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि चैलेंजेस किसमें है कि प्राइवेट सेक्टर्स से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में चैलेंज है। प्राइवेट सेक्टर्स वुड बी रिस्क अवर्शन, बिकॉज ये प्रोजेक्ट अभी नई नई चालू हुई है कि फ्यूचर में बेनिफिट्स रीप करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक रिस्की मैटर है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। 3 स्टेट रन जो ऑयल कंपनीज़ है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL दैट इज़ भारत पेट्रोलियम, एंड HPCL जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रही है, बायो इथेनॉल प्लांट पे काम कर रही है। और इंडिया का नेशनल पॉलिसी क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स टू 2018। इसके सेलियंट फीचर्स मैंने डाल रखा है इसमें। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि व्हाट इज़ दिस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, राइट? सो आई हैव जस्ट कैटेगराइज्ड, यू कैन सी फर्स्ट जनरेशन इज एडिबल बायोफ्यूल्स, जो चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे शुगर केन का मोलेस हुआ, you that is one of for the first generation, wheat, sugar cane, sugar beet जो हम खा रहे। सेकेंड जनरेशन इज़ नॉन ईडेबल, जैसे वुड, जियोट्रोफा जो आप लोग बहुत प्लांट है, ये प्लांट है जियोट्रोफा, जिसे अभी फ़िलहाल स्पाइस जेट ने भी यूज़ किया था पायलट बेसिस पे अपने फ्यूल के लिए, जियोट्रोफा का। वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट एक्सेट्रा, दैट थिंग्स दैट आर नॉन ईडेबल बायोमास। The third generation is algae biomass, that is microalgae and microalgae. And fourth generation is the breakthrough through that you get through pyrolysis, the solar fuels and all that stuff. Engineered algae, gasification etc. ये अभी फ़िलहाल इंडिया में फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की ही बात हो रही है। हमारे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन पे ही बात की है। दैट वुड बी स्लोली अपग्रेडेड टू फोर्थ एंड थर्ड एंड देन टू फोर्थ जनरेशन इन कमिंग टाइम्स, राइट? So this categorization is important for your prelims. You may be asked, so don't get confused. Engineered algae is fourth and algae biomass is third. This is the where you can be tricked. Minimum age of marriage for women. अभी फ़िलहाल लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए 21 साल है। तो ये कैसे गवर्न हुआ है फॉर हिंदू? अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कि आपके मिनिमम एज जो है वो गवर्न होती है, राइट? इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। अगर आप इन इस्लाम, मैरिज ऑफ अ माइनर हु इज़ अटेन प्यूबर्टी इज़ कंसिडर्ड वैलिड फॉर वुमेन इन केस ऑफ वुमेन, राइट? कि अब जैसे एक लड़की, वुमेन हैड a girl start menstruating, her marriage of that menstruating woman is valid. Special Marriage Act 1954 and Prohibition of Child Marriage Act 2006 also presided 18 and 21। इसके तहत भी 18 and 21 मैरिज था। तो इस पर एक कमिटी गठन हुई है इसे वापस रिकन्सिडर करने के लिए, कीपिंग इन माइंड महिलाओं की समस्याओं को लेकर। अब 18 साल में मैरिज लीगल हो रहा है, हायर एजुकेशन का प्रोविजंस बहुत कर्टेल हो जा रहा है, राइट? दिस बिकॉज सिंस मैरिज इज लीगल, वुमेन आर getting married too early, then MMR, that is mortality rate of both women and fetus since they are conceiving early also, is increasing in the country. So these are the some reproductive health of the country, the woman is at stake. So these are some of the issues. Keeping in mind all these issues, the minimum age of marriage has to be reconsidered. Secondly, there's equality. Why is this equality that a boy is getting married at 21 and a girl at 18? So this equality factor is also coming into play. You can go through the newspapers. There are several articles highlighting these points. You can get these things in the newspapers as well. So this equality to bring girls on par with boys. That is, the age of marriage should be same for both, the minimum age of marriage, right? So and second, और एक बात और जाननी है कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो डिफरेंट है आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी से। वो जो गवर्न होती है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत। इट इज़ अ प्री कॉलोनियल एक्ट, यू कैन जस्ट सी बाय लुकिंग एट द डेट ओनली। एंड ये जेंडर न्यूट्रल है। As I said, it's equal for both men and women. That is 18. At 18, you attain, you become a major. You have a right to vote and all that rights that a major can exercise.
ओके, सो मिनिमम एज ऑफ मैरिज के बारे में कमिटी की गठन हुई है। नेक्स्ट इज इंडिया इसराइल कल्चरल टाइज। इंडिया ने इसराइल के साथ कल्चरल टाइज साइन कर रखा है, अभी करा है। 3 years प्रोग्राम है फॉर कोऑपरेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल रिलेशनशिप। ये कोऑपरेशन जो कहाँ पे होगा, क्यों, कौन कौन से एरिया में होगा? कल्चर एंड आर्ट एक्सपर्ट्स इनकरेजिंग टू प्रोटेक्ट ईच अदर्स कल्चरल हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजी, दैट इज लिटरेरी फेस्ट एंड बुक फेयर्स। P2P, पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात की गई है, डायस्पोरा की बात की गई है, सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात की गई है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, encouraging participation of films and filmmakers in each other's international film festivals, exchange of programs, sports interaction. It's basically culture, that is, जब आप कल्चर की बात करते हो तो सॉफ्ट पावर की बात करते हो, तो ये सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात की गई है। I hope I have covered the important points of all the topics that I have taken up today. And still, if you find anything that you haven't understood or you want me to explain in much better fashion, just ping down below. I'll definitely try to explain you. Thank you, people. Keep learning, keep sharing.